जय हिंद दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी लगातार जारी रखे होंगे। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने संख्या पद्धति के बारे में पढ़ रहे थे और आज फिर उसके आगे कुछ पॉइंट लेते हैं और उसको आगे रखते हैं। अब पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था संख्या पद्धति। हम लोगों का चैप्टर चल रहा है जो वो है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। इस संख्या पद्धति में आप लोगों को अभी तक जो पढ़ाया जा चुका है उसके बारे में एक बार चर्चा कर लेते हैं। कि सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि प्राकृतिक संख्या क्या है। प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर। तो प्राकृतिक संख्या स्टार्ट कहां से होती है? 1 से 1 2 3 एंड so on। इसके आगे फिर हम लोगों ने पढ़ा था पूर्ण संख्या के बारे में। पूर्ण संख्या क्या होती है? यह स्टार्ट होती है 0 से 0 1 2 एंड so on। और आगे इसके हम लोगों ने बात किया धनात्मक संख्याएं, इसके अलावा ऋणात्मक संख्याएं, और उसके बाद हम लोगों ने बात किया पूर्णांक संख्याओं की बात। पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं। उसके बाद हम लोगों ने बात किया है सम संख्या और विषम संख्या। इतना हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं और आज की क्लास में इससे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और हमें क्या जानकारी होनी चाहिए नंबर के बारे में। तो आज हम लोग देखते हैं एक आपको मिलेगा परिमेय संख्या। परिमेय संख्या जिसे कहते हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर। अब परिमेय संख्या कहते हैं किसे हैं, क्योंकि यहां से प्रश्न उठता है। तो परिमेय संख्याओं के बारे में हमें जानकारी अच्छे से होनी चाहिए। परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसे हम p/q के फॉर्म में, किस फॉर्म भैया? p/q के फॉर्म में। यानी ये p/q है क्या? आप p/q से नहीं घबराना है। p/q एक तरीके से कहा जाए भिन्न है। क्या है? भिन्न है। p/q एक भिन्न है और जिस संख्या को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं वे सभी संख्याएं क्या होंगी? परिमेय संख्या होंगी। लेकिन उसके साथ साथ में कंडीशन है कि पहली कंडीशन कि p और q, p एंड q, पहली चीज तो पूर्णांक होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? पूर्णांक होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन है कि q कभी भी q नॉट इक्वल टू 0। दो कंडीशन आपको साथ में रखना है कि p और q पूर्णांक होने चाहिए और q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये कंडीशन फॉलो कर रहा है तो ये परिमेय संख्या होगी। परिमेय संख्या होगी। अब अगर परिमेय संख्या यानी सीधे सीधे आप कह सकते हैं जिन संख्याओं को हम p/q के फॉर्म में लिख सकें वे सभी संख्याएं परिमेय होंगी, परंतु p और q पूर्णांक और साथ में q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अब ये तो है इसका डिफिनेशन। अब इससे प्रश्न जो उठेगा वो प्रश्न उठता है कि इसकी एग्जांपल में 22/7, सबसे पहला एग्जांपल कि 22/7 यानी 22/7 परिमेय है कि अपरिमेय है। तो 22/7 ये देखिए 22 एक पूर्णांक है, 7 एक पूर्णांक है, साथ में q 0 नहीं है, तो यानी ये क्या है? ये परिमेय संख्या है। अब दूसरा नंबर आता है 0 का। 0 क्या है? पूर्णांक है, परिमेय है कि अपरिमेय है? तो 0 एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं। इस कंडीशन में 0 p की जगह पे क्या हो गया? 0 और q की जगह पे आपका 1 हो गया। तो ये p/q के फॉर्म में लिखा हुआ है और 0 भी क्या है? पूर्णांक संख्या है। तो 0 क्या है? ये परिमेय संख्या है।
साथ में अगर आपसे कहा जाए -1/2, ये क्या है? तो आप कहेंगे परिमेय है। साथ में अगर आपसे दिया जाए 5/-3, ये क्या है? ये भी परिमेय संख्या है। यानी चाहे वो माइनस की संख्याएं हो या प्लस की संख्याएं हो, चाहे वह भिन्न में हो चाहे बिना भिन्न के हो। जैसे अगर 0 है, 0 तो नहीं लिखा गया कि p/q के फॉर्म में भिन्न के रूप में, तो लोग सोचते हैं कि नहीं ये अपरिमेय संख्या। नहीं, इसको हम परिमेय संख्या वे संख्याएं जिनको हम p/q के फॉर्म में लिख सकें, वे सभी संख्याएं परिमेय होती हैं। तो माइनस आपसे 1 कहा जाए तो ये भी परिमेय संख्या है। ठीक है, तो परिमेय संख्या के बारे में आप जानकारी ये रखें कि ये एग्जाम्पल आपका इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। 22/7 परिमेय संख्या, 0 परिमेय संख्या, -1/2 भी परिमेय, 5/-3 भी परिमेय और -1 भी है तो भी परिमेय संख्या है। ठीक है, आगे बात करते हैं इसमें कि जैसे अगर कोई ऐसी संख्याएं हैं जो करड़ी में है। क्या है? करड़ी में है। यानी अगर करड़ी में आपका 25 दिया जाए, ठीक है, तो करड़ी में 25 है, करड़ी में आपका 216 करके और यहां पे घनमूल दे दिया जाए, तो ये आपकी ये जो संख्याएं हैं जिनका पूर्ण वर्गमूल या पूर्ण घनमूल निकाला जा सके, वे भी सभी संख्याएं परिमेय होती हैं। यानी करड़ी में 25 है, इसका मान आएगा 5, ये 5, इसको 5/1 लिख सकते हैं, तो ये क्या है? परिमेय संख्या है। इसका 216 का घनमूल होता है 6, तो 6 का 6/1 लिख सकते हैं। यानी ये क्या है? ये परिमेय संख्या है। ये सभी क्या है? परिमेय संख्याएं हैं। यानी आप कह सकते हैं कि जिन संख्याओं का पूर्ण वर्गमूल या घनमूल निकाला जा सके, वे सभी संख्याएं परिमेय होंगी। ठीक है, तो आपने देखा कि एग्जाम्पल में आ जाइए, फिर से एक बार रिवीजन कर देते हैं कि 22/7 क्या है? परिमेय। 0 क्या है? परिमेय। -1 क्या है? परिमेय। आपका करड़ी में कोई संख्या है, -25 हो गया, ये भी क्या है? परिमेय संख्या है। अगर आपसे करड़ी में आपका 216 है और यहाँ पे घनमूल है, तो यानी आपका परिमेय संख्या है। अगर आपका -1/2, ये भी परिमेय संख्या है। ये क्या है? परिमेय संख्या है। तो यानी जिन संख्याओं का पूर्ण वर्गमूल निकाला जा सके, वे सभी परिमेय संख्या है। यानी एक तरीके से आप ये भी कह सकते हैं, जो नंबर लाइन पे शो हैं, यानी इधर आप जाते हो तो पॉजिटिव नंबर, ये जितनी भी नंबर आपको मिलेंगे सारे के सारे परिमेय हैं। अगर आप इधर भी जा रहे हो तो ये भी आपके सारे के सारे नंबर क्या है? परिमेय है। ठीक है, तो ये रही बात परिमेय संख्या की। अपरिमेय संख्या क्या होती है? अपरिमेय संख्या, आगे चलते हैं, बात करते हैं अपरिमेय संख्या की। अपरिमेय संख्या यानी इररेशनल नंबर। इररेशनल नंबर। अब यहां पे अपरिमेय संख्या यानी जिन संख्याओं को हम p/q के फॉर्म में लिख सकें तो वो परिमेय संख्या, लेकिन जिनको हम p/q के फॉर्म में ना लिख सकें वे सभी संख्याएं अपरिमेय होती हैं। यानी जिनको हम p/q के फॉर्म में ना लिख सके वे क्या हैं? अपरिमेय संख्याएं। अब इसके एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। इसके आगे इसके इंपॉर्टेंट में सबसे पहला एग्जाम्पल पाई। ये जो पाई है ये क्या है? पाई अपरिमेय संख्या है। वैसे आपने पाई का मान देखा 22/7, ये इसका वैल्यू है, ये परिमेय है, लेकिन पाई ये अपरिमेय है। पाई का मान जब आप निकालते हैं तो 3.14 आगे ऐसे,
तो ये क्या होता है, ये पूर्णांक संख्या नहीं है, यानी इसका वैल्यू जो आ रहा है वो पूर्णांक नहीं है। इस वजह से यह पाई एक अपरिमेय संख्या है। और जिन संख्याओं का पूर्ण वर्गमूल न निकाला जा सके वे भी अपरिमेय होंगे। यानी जैसे आपका करड़ी में 10 दे दिया जाए, √2 दे दिया जाए, ये सभी क्या है, अपरिमेय संख्या है। साथ में अगर आपसे कहा जाए 1/0, ये क्या है, तो ये 1/0 ये अपरिमेय संख्या है। ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो यानी कभी इसमें दिक्कत मत करिए। बहुत लोग जब ऑप्शन एग्जाम में बैठते हैं तो यहीं पे कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि 22/7 क्या है, परिमेय, ठीक है, लेकिन इसका वैल्यू पे आप जाते हैं, बात करते हैं तो पाई को अपरिमेय और परिमेय में संख्या मतलब दिक्कत करते हैं। तो पाई हमेशा ये अपरिमेय संख्या है। आगे बात करें अभाज्य संख्या की। एक होती है अभाज्य संख्या जिसका हम बहुत चर्चा करते हैं। अभाज्य संख्या, इसका रोल आपको देखने को मिलेगा, एलसीएम एचसीएफ में भी प्रश्न यहां से उठता है और भी जगहों पे अभाज्य संख्या का यूज होता है। तो अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर, कौन सा नंबर, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर है अभाज्य संख्या। अभाज्य मतलब होता है अभाज्य, इसका केवल आप प्लस भाज्य, अभाज्य, अ का मतलब होता है न भाज्य, न भाज्य का मतलब है किससे न भाज्य, यानी न भाज्य का मतलब होता है किससे न भाज्य, यानी अभाज्य का मतलब है कि वह संख्या जो विभाजित न हो, किससे न विभाजित हो, एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाजित न हो, वे सभी संख्याएं अभाज्य होती हैं। यानी अभाज्य संख्या की कंडीशन फॉलो करना है तो वह 1 से डिवाइड होना चाहिए और यह स्वयं से डिवाइड होता है, किससे, स्वयं से। इसके अलावा यह किसी संख्या से विभाजित नहीं होना चाहिए। यानी अभाज्य संख्या भैया वह है जिसके केवल 2 मित्र हों, एक तो वह खुद हो और कोई एक और हो जो इसका नाम है एक, जिसका नाम है एक, और यह अभाज्य संख्या होती है। तो अभाज्य संख्या, अब इसी का नाम, कई नाम है इसके, हिंदी में दिक्कत करता है। अभाज्य संख्या को रूढ़ संख्या भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रूढ़ संख्या कहते हैं। रूढ़ संख्या कहे, अभाज्य संख्या कहे तो मतलब से अभाज्य संख्या। अब इस कंडीशन को फॉलो कराना है तो जैसे एक है, एक को कुछ लोग कहते हैं कि एक अभाज्य संख्या है। अब ये बताओ, एक में 1 से डिवाइड करो तो ये पहला कंडीशन, एक में 1 से डिवाइड करो। अब देखो दोनों चीज आपको क्या, कोई डिफरेंस समझ में आ रहा है, कोई डिफरेंस नहीं है। इस वजह से कोई डिफरेंस नहीं, यानी आप सेम बात कर रहे हो इसके लिए, यानी एक के कंडीशन में, अभाज्य की कंडीशन में एक और स्वयं से डिवाइड होना चाहिए। यहाँ पे दोनों बात आप सेम कर रहे हो। इस वजह से एक न तो एक न अभाज्य है और ना तो यह भाज्य है। ठीक है, दोनों कंडीशन में आप कहेंगे एक न भाज्य है और न एक अभाज्य है, यानी एक आप न तो भाज्य में गिनेंगे न अभाज्य में गिनेंगे। ठीक है, तो अगर एक अभाज्य और भाज्य में नहीं गिना जाएगा तो गिना क्या जाएगा, कहां से स्टार्ट किया जाएगा, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या यानी 2 है। 2 के लिए अगर आप करें तो 2 में 1 से भाग देंगे तो पूरा डिविजिबल है और 2 में केवल 2 से भाग जाएगा, तो यानी 2 पहली यानी प्रथम, और इसका हिंदी में पूछा जाता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या आप कहेंगे 2 है। कौन सी भैया, 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी ऋण संख्या 2, सबसे छोटी ऋणोत्तर अभाज्य संख्या 2, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 काउंट किया जाएगा। आगे बात कर देते हैं अभाज्य संख्याओं की। तो अभाज्य संख्या में आपको कम से कम बता रहे हैं कि 1 से 100 तक तो पता ही होना चाहिए, कि 1 से 100 तक अभाज्य संख्या पता होना चाहिए, और 1 से 100 तक के लिए आपको खुद राइट करना पड़ेगा।
उसके लिए जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, फिर 3, फिर आपका 5, 2 3 5 7 और 11, 2 3 5 7 11, इसके बाद आपका 13 17 19 17 19। देखिए बहुत लोग होते हैं कंफ्यूजन में आते हैं कि करना कैसे है। इसको या तो आप 1 से 100 तक लिख लो पूरा, और उसमें आप चेक करो देखो तो आपको समझ में आ जाएगा, और नहीं आ रहा तो छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के आप करो। जैसे आप 1 से 10 तक देखो कितनी अभाज्य संख्या है, तो 1 से 10 तक 2 3 5 और 7 है, यानी कितनी अभाज्य संख्या 4। अब देखो आप 11 से लेकर 20 तक, यानी 10 से 20 के बीच में देखो, तो 10 से 20 में पहला 11 मिलेगा, फिर 13 मिलेगा, 17 मिलेगा और 19 मिलेगा। इसके बाद फिर आप जाएं 20 से 30 के बीच में, 20 से 30 के बीच में तो एक सबसे पहले 23 मिलेगा और एक मिलेगा 29। तो 20 से 30 के बीच में दो अभाज्य संख्या 23 और 29। आगे हम बात करें तो 30 से लेकर 40 के बीच में तो सबसे पहले एक 31 मिल जाएगा, इसके बाद एक मिलेगा 37। कितना मिलेगा 37। इसके अलावा जितनी भी संख्याएं सभी भाज्य हैं, तो 31 और 37 ये क्या है अभाज्य। 40 तक पहुंच गए। अब 40 के आगे देखते हैं। 40 के आगे सबसे पहले मिलेगी 41 मिला अभाज्य संख्या। अगला है 43, ये भी अभाज्य संख्या। अगला मिलेगा 47, कौन सा भैया 47, यानी 40 से 50 के बीच में 41, 43 और 47, यानी 41, 43 एंड 47। अब 47 तक बात हो गई। आगे बात करें तो 50 से लेकर 60 के बीच में, 50 से 60 के बीच में बात करें तो सबसे पहले 53 आएगा। क्या आएगा भैया 53। फिर नेक्स्ट आएगा 59, कितना 59, यानी 50 से 60 के बीच में दो मिलेंगे, 53 और 59, ये अभाज्य संख्या है। साथ में आगे चलें तो 60 से 70 के बीच में देखें तो 61 एक है। अगला है 67, कौन सा 67, 61 और 67। आगे बात करें तो 70 से 80 के बीच में तो एक 71 मिलेगा, एक 73 मिलेगा और एक 79 मिलेगा, 79 मिलेगा 79, यानी 3 मिलेगा 71, 73 और 79। आगे बात करें 80 से 90 के बीच में तो एक आपको मिलेगा 83, कौन सा 83, और एक मिलेगा आपको 89, कौन सा 89। और लास्ट है 90 से 100 के बीच में तो वो बात करेंगे 97 की। किसकी बात करेंगे 97। ये टोटल अभाज्य संख्याएं आपको पता होनी चाहिए। और शुरुआत में जो है उनको तो आप कंपलसरी समझो कि ये आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि कभी कभी कहता है कि 10 संख्याएं 10 अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात करें या औसत ज्ञात करें, 10 7 8 जो भी हो, वो प्रथम बोलेगा कि प्रथम 7 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करें या योग ज्ञात करें। तो उस कंडीशन में आपको राइट करना आना चाहिए। अब यहां पे काउंटिंग करें तो सबसे पहला जो सवाल है वो देखें कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। अगर कहा जाए कि वह अभाज्य संख्या, और सुनिए ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है और ये 2 ऐसी है अभाज्य संख्या जो सम है। इसके अलावा जितनी भी संख्याएं सम अभाज्य संख्या मिलेंगी वे सभी के सभी विषम संख्याएं होंगी। यानी सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, इसके अलावा ये सम है, और इसके अलावा जितने भी नंबर आपको अभाज्य मिलेंगे वे सभी के सभी विषम मिलेंगे। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। इसके बाद एक अंक की कुल कितनी अभाज्य संख्या है तो आप कहेंगे 4। एक अंक की कुल कितनी अभाज्य संख्या 4। 2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो आप कहेंगे 11। 2 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या तो 97। ठीक है। इसके अलावा आपसे कहा जाए कि अच्छा बताइए 1 to 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, कितनी अभाज्य संख्याएं हैं।
तो कुल कितनी अभाज्य संख्याओं की बात करें 1 to 100 तक, तो आप काउंट करेंगे तो टोटल मिलेगा आपको 25। कितना मिलेगा 25, यानी 1 से 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या है तो 25। अगर बात करें 1 to 50 तक, तो आप कहेंगे ये है टोटल 15। अगर कहा जाए 1 to 50 to 100 तक, तो आप कहेंगे टोटल अभाज्य संख्या 10। ठीक है, ये आपको 100% क्लियर होना चाहिए यहां तक। और एक चीज और है कि 3 अंकों की अभाज्य संख्या सबसे छोटी कौन सी है, तो वो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101 है। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है भैया 101। एक तो यहां से प्रश्न उठता है। अब यहां से और प्रश्न उठेंगे क्या कि बोलेगा कि प्रथम 7 अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात करें। प्रथम 7 अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात करें। अब योग ज्ञात करना है, ये एक प्रश्न आएगा। सीजीएल में कई बार ऐसे प्रश्न देखे गए हैं। सीजीएल में हो गया, यूपीपी में भी आ सकते हैं, किसी भी एग्जाम के लिए ये हो सकता है। 7 अभाज्य होगा तो कभी 9 कहेगा, कभी 11 कहेगा, तो अब कभी योग कहेगा, तो कभी यहाँ पे औसत का एक प्रश्न बना देगा, एवरेज। तो ये भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट। अब जिस लड़के को ये होगा कि वो बस क्या एग्जामिनर क्या चेक करना चाह रहा है, यानी जो पेपर बना रहा है वो आपसे देखना क्या चाह रहा है, वो आपसे जानना क्या चाह रहा है कि उस लड़के को पता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या है कौन सी। ठीक है, इसके बारे में आपको ये नहीं जानना चाहता कि आप 7 संख्याओं को जोड़ पाएंगे कि नहीं जोड़ पाएंगे, वो बस ये चेक करना चाह रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या है कौन सी। उस कंडीशन में आप लिख लेंगे 7। प्रथम 7 की बात किया है तो सबसे छोटी 2, फिर उसके बाद 3, इसके बाद 5, फिर 7, फिर 11, फिर उसके बाद 13, इसके बाद आपका 17, 3, 7 हो गए। अब इसको जब जोड़ेंगे आप तो जो रिजल्ट होगा वो आपका आंसर होगा, यानी 17, 13, 30, 11, 41, 7, 48, 48, 5, 48, 5, 53, 3, 56, 2, 58, यानी इसका योग टोटल कितना आएगा 58, 58। ये आंसर हो जाएगा। अगर औसत की बात करता तो इसी 58 में आप 7 से डिवाइड कर देते तो औसत मिल जाता। ठीक है, तो ये अभाज्य संख्या की बात रही। अब आगे बात कर लेते हैं। अभाज्य संख्याओं से कभी कभी आपको देता है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य है और निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है। ठीक है, तो उस कंडीशन में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले इसके आगे बात कर लेते हैं भाज्य संख्याओं की। इसकी बात करें, भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। भाज्य संख्या यानी इसी को कहते हैं कंपोजिट नंबर। क्या कहेंगे, कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या, अब देखिए ऐसा नहीं है कि ये अलग एक तरीके से पूछा जाएगा तो ही आप बताएंगे। आपसे प्रश्नों के अंदर ये सब टर्म यूज होते हैं और जिसको जानकारी होगी वो प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। आज की डेट में बेसिक से प्रश्न ज्यादा उठा रहे हैं, तो यानी हर पॉइंट आपको जानकारी होनी चाहिए। तो इसलिए अब अभाज्य के बाद आगे पढ़ते हैं भाज्य संख्या। ठीक है, तो भाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो भाज्य संख्या अभाज्य के लिए आपने देखा कि जिसके केवल 2 मित्र हो, यानी वह खुद से कटे विभाजित हो और 1 से विभाजित हो, तो वे संख्याएं क्या हैं, अभाज्य हैं। लेकिन भाज्य की कंडीशन में, यानी भाज्य के कम से कम 3 मित्र होने चाहिए। 3 मित्र मतलब वो 1 से डिवाइड हो, स्वयं से डिवाइड हो। ये तो नियम और कानून किस पे लग रहा है, अभाज्य के लिए। लेकिन भाज्य वाले के लिए कम से कम एक और इसके भाग हो, कोई एक और संख्या
इसके साथ और भाज्य है। ठीक है, तो ये होता है भाज्य संख्या। क्या होगा? ये भाज्य संख्या। तो अब भाज्य संख्या समझ में आ गया कि कम से कम कितने, कम से कम तीन क्या होने चाहिए? भाजक होने चाहिए। तीन से कम तीन भाजक, तो वे कम से कम 3 हो, इसके बाद चाहे जितने हो जाए। जैसे कोई लड़का है, उसके दो आशिक, एक तो खुद उससे प्यार करता है और एक किसी एक से प्यार करता है, तो वो अभाज्य। लेकिन कौनो ऐसा लड़का रहा है जौन कई लड़की से प्यार करे, ठीक है, खुद से करे ठीक है, एक से करे ठीक है, लेकिन ओकरे कई आशिक रहे, तो वो क्या होता है? वो भाज्य संख्या होती है। तो सबसे छोटी बात करें सबसे छोटी भाज्य संख्या की, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। कौन सी है? 4 है, क्योंकि 4 जो है, 4 1 से डिवाइड होगा, 4 2 से डिवाइड होगा और 4 4 से खुद हो रहा है। तो इसके कितने फैक्टर हैं? इसके 3 फैक्टर हैं, इसलिए 4 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या? 4। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 4। अब इसमें 4, फिर उसके बाद 6, 8, 9, 10, इसके अलावा आपका 12, ये सभी क्या हैं? ये सभी के सभी भाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, तो ये रही बात भाज्य संख्या की। तो इसमें सबसे मेन है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है भैया? सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। अब इसके आगे तुरंत बात करते हैं सह अभाज्य संख्याओं की। किसकी बात करते हैं? सह अभाज्य संख्याओं की। इसका भी बड़ा रोल है, हर जगह आपको यूज करना पड़ सकता है। सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य जिसे कहते हैं को प्राइम नंबर। क्या बोलेंगे? को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर। तो को प्राइम नंबर के बारे में बस समझिए। सह अभाज्य मतलब साथ साथ हो। अब लोग सोचते हैं कि अभाज्य हो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि साथ साथ दो संख्याएं हो या 2 से अधिक संख्याओं का जोड़ा हो। 2 संख्याओं का जोड़ा हो या 2 से अधिक संख्याओं का जोड़ा हो। जैसे अगर कहें 4, 5 और ये 6, ये 3 संख्याओं का जोड़ा है और ये 2 संख्याओं का जोड़ा है। अब सहअभाज्य, सहअभाज्य का मतलब है कि 2 संख्याएं हैं। अब ये दोनों तो ये अभाज्य संख्या है, बात सही है, लेकिन ये दोनों साथ हैं। इसका आपको देखना है कि ये दोनों संख्याएं हैं, ये विभाजित, यानी इसका कॉमन फैक्टर जो निकले, वो कॉमन फैक्टर जो कॉमन निकले वह 1 होना चाहिए। यानी जो दोनों संख्याएं हैं वो केवल 1 से डिवाइड हो, तो वह जोड़ा जो होता है वह सह अभाज्य कहलाता है। जैसे 4, 5, 6 है। अब देखेंगे 4 तो 2 से हो रहा है, 6 भी 2 से हो रहा है, लेकिन क्या 5 2 से हो रहा है? नहीं हो रहा है। इस वजह से ये जो तीनों जोड़ों का क्रम है ये सह अभाज्य होगा। यानी तीनों का जो कॉमन फैक्टर होगा वह क्या होगा? सह अभाज्य। या तीनों का जो कॉमन फैक्टर होगा वो कितना होगा? 1 होगा। ठीक है, तो यानी उभयनिष्ठ कॉमन, यानी 1 निकले तो वह सभी सह अभाज्य संख्याएं होंगी। और हमेशा याद रखिए 2 क्रमागत, यानी 2 क्रमागत या क्रमागत लिख लें, 2 क्रमागत संख्याएं, 2 क्रमागत संख्याएं हमेशा क्या होंगी? सह अभाज्य होती हैं। क्या होंगी? सह अभाज्य होती हैं। पहली चीज सहभाज्य होती हैं 2 क्रमागत। जैसे आप ले लीजिए 11 और 12, अगर दोनों का पेयर रखते हैं तो ये क्या है? सहभाज्य है। साथ में अगर आपसे कह दिया जाए कि 15, 16 और ये 17, ये जो पेयर है ये क्रम से आने वाली संख्याएं हैं और इसका कॉमन फैक्टर आप देखेंगे तो 1 है। और एक प्रश्न यहां से आता है और कि अगर 2 संख्याएं हैं, अभी जैसे मसा में आपको लसा और मसा में यूज होगा, 2 सहभाज्य संख्याएं हैं, यानी सहभाज्य संख्याएं हैं, उनका लस अगर पूछा जाए तो दोनों संख्याओं का गुणनफल, और मसा पूछा जाए तो 1। ये इसका क्या होता है? लसा और मसा।
तो दो क्रमागत संख्याएं हमेशा क्या होती हैं, सहभाज्य होती हैं। जैसे अगर हम बात करें, अच्छा चलो ठीक है कि आप ये बताओ 4 और 9 ये क्या है, सहभाज्य है, क्योंकि 4 और 9 केवल 1 से विभाजित होगा और किसी संख्या से विभाजित नहीं होना है, तो 4 और 9 सहभाज्य हैं। लेकिन इसी में अगर हम कहें कि अच्छा ये बताइए 6 और 4 ये क्या है, तो 6 और 4, अच्छा ये बताइए 6 और 4 1 से तो विभाजित हो रहा है, लेकिन ये 6 और 4 में 2 से भी भाग जाएगा, यानी इसमें भी 2 से भाग जाएगा, इसमें, तो कॉमन फैक्टर क्या निकलेगा, 2, इसलिए यह सहभाज्य जोड़े नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए सहभाज्य आपने देखा। इसके पहले आपने देखा कि भाज्य संख्या क्या होती है, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। इसके पहले आपने देखा कि भाज्य संख्या के बारे में, और साथ में आपने अभाज्य संख्या के बारे में भी देखा कि अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो एक और स्वयं से कटे, वह अभाज्य संख्या, वह अभाज्य संख्या, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, और 2 एक ऐसी सम संख्या है जो सम होते हुए भी अभाज्य है। और आगे इसके आगे आपसे चर्चा करेंगे हम कि अभाज्य संख्या कैसे पता करते हैं, कि बड़ी बड़ी संख्याएं जब ऑप्शन में दिया जाए तो अभाज्य है कि भाज्य है, इनका पता कैसे करेंगे, नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।